नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो तक हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी बुक के अंदर टिक कर रहे थे, ठीक है। तो आज आप अपनी बुक लेकर के बैठे होंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और चौथे अध्याय तक, द्विघात समीकरण तक के क्वेश्चंस को हमने अपनी बुक के अंदर टिक कर लिया था कि इस वर्ष जो ब्लूप्रिंट दिया गया है, नया पैटर्न दिया गया है, उसके हिसाब से कौन कौन से प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट बनेंगे। साथ ही हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर एक कम किए गए पाठ्यक्रम पर भी एक वीडियो बनाया है। एक ब्लूप्रिंट जो नया जारी किया गया उसके अंदर जो पैटर्न दिया गया है उसकी विस्तृत जानकारी के लिए भी वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। साथ ही अध्याय 1 से 4 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो भी बने हुए हैं। आप चैनल पर जाकर के जो है इन वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। आगे बात करेंगे अध्याय 5 के कौन कौन से प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जो समांतर श्रेणी है, इसमें आर्टिकल 5.4 इसको हटा दिया गया है। इससे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, अर्थात प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि ये प्रश्न जो मिलेंगे अपने को प्रश्नावली 5.3 के अंदर, इसको हटा दिया गया है। साथ ही देखिए अध्याय अच्छे नंबर का है, 7 नंबर मिलने वाले हैं अपने को इस अध्याय से। एक जो है ऑब्जेक्टिव जो है अपने पास में वो कितने हैं, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। एक 2 नंबर का प्रश्न है, एक 3 नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार से ये कुल मिला के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 नंबर के इससे पूछे जाएंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं। तो आप अपना चैप्टर नंबर 5 जो है ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए बुक को। सबसे पहले हम बात करें इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। दोनों प्रश्न इसमें से आने ये पक्का है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी का सामान्य रूप, पेज नंबर 105 पर, ठीक है। इसको आप टिक कर लीजिए। यहाँ से आप पढ़ लीजिए समांतर श्रेणी की परिभाषा और सार्वंतर। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, सार्वंतर में सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य जो है तीनों हो सकता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। एक समांतर श्रेणी का मानक रूप या व्यापक रूप लिखिए। इसे 2 बार पूछा गया है परीक्षा के अंदर, इसको भी आप जो है टिक कर लीजिए। चलिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर के प्रश्न के अंदर पूछा जा सकता है कि यदि श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर 3 है तो जांच कीजिए कि क्या ये एपी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उदाहरण नंबर 1 के ऊपर। इसको भी आप टिक कर लीजिए। इसको रिक्त स्थान में भी पूछा हुआ है और 2 नंबर के प्रश्नों के अंदर भी जो इसको जो है पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2 में अगर आपको ये करना आ गया, मतलब आप चेक कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी के अंदर बहुत ही इजी चैप्टर है अपना, और इसके अंदर प्रथम पद जिसे हम ए बोलते हैं, समांतर श्रेणी का सार्वंतर जिसे हम डी कहते हैं, और एन जो होती है वो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या होती है, और A1, A2, A3 ये समांतर श्रेणी के पद होते हैं। एक सूत्र होता है n = a + n - 1 d। इसी सूत्र से जो है आपको जो है सारे सवाल बनने वाले हैं। ये आप A N D 3 अगर अच्छे से आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रथम 4 पद लिखिए। इसकी जगह अगर 2 नंबर में पूछा तो प्रथम 2 पद लिखिए, 3 नंबर में पूछा तो प्रथम 3 पद लिखिए, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर और प्रथम पद अपने को दिया गया हो। चलिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर जो है श्रेणी आपको दे रखी है, एपी दे रखी है, तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। इसमें से आप एक एक 2 पार्ट जो है कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप फर्स्ट कर लीजिए और साथ में देख लीजिए 5th वाला भाग भी जो आप इसमें से कर सकते हैं, और एक 4th वाला पार्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है आपको जो है फर्स्ट पार्ट करना है और इसके बाद में सेकंड पार्ट आप कर लीजिए। तो 2 क्वेश्चन बहुत हैं इसके अंदर से। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एपी है? अगर एपी है तो सार्वंतर लिखिए, अगले 3 पद लिखिए। 3 नंबर के प्रश्न के अंदर बहुत अच्छा ये आपका सवाल बनने वाला है। तो यहाँ पर जो है इसका 4th का पहला भाग कर लीजिए। दूसरा जो है ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। 2 के बाद में आप देख लीजिए इसमें से 6 नंबर वाला भाग जो है कर लीजिए। 7 नंबर वाला आप कर सकते हैं। और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर 9 और 10 ये बहुत है। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस जो आपकी हो जाएगी, और इनमें से जो है कोई भी प्रश्न जो है संभावना बनेगी आने की।
नेक्स्ट हम आगे आते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, जिसके बारे में बात कर रहे थे। समांतर श्रेणी का व्यापक पद लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक पद an को व्यापक पद कहते हैं और an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ पर a, n और d अपने को पता होना चाहिए। कभी कभी हम व्यापक पद को l के द्वारा भी बताते हैं। चलिए इसमें टिक कीजिए आप। उदाहरण नंबर 3 कर लीजिए। उदाहरण नंबर 4 चूँकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। एक उदाहरण नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है 3 नंबर के लिए। चलिए इसके बाद में उदाहरण नंबर 10 पे टिक कर लीजिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वार्टरली, हाफ ईयरली के अंदर भी इसको जो है बहुत बार पूछा हुआ है, प्री बोर्ड के अंदर भी इसको पूछा हुआ है। और एक उदाहरण नंबर 9 देख लीजिएगा। आपकी एपी जो है सही बन गई, ए और डी के मान आप निकालिए तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 5.2 के अंदर हम आते हैं और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 ये ऑब्जेक्टिव ही है, इसको भी जो है बहुत बार पूछा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 पे आप टिक कर लीजिए। साथ ही रिक्त स्थान में यहाँ से कोई पूछ सकते हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका और प्रश्न नंबर आपका 7, 8 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 8 और 13 और 14, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उदाहरण जो हमने पीछे बताया था और एक 13 और 14, इन 3 में से एक क्वेश्चन आपका जो है पक्का जो है परीक्षा के अंदर आ जाएगा। एक प्रश्न नंबर 16, ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 18 भी आप टिक कर लीजिए। इतने कर लेंगे आप तो। बाकी क्योंकि आगे जो है ये 5.4 एपी के n पदों का योग, इसको क्रॉस कर दिया, इसको हटा दिया गया, इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अगले अध्याय पर आते हैं हम और वो है चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 त्रिभुज, जिसे हमारी जो है यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है। त्रिभुज के बारे में हम देखें, पहले बात कर लेते हैं इसका ब्लूप्रिंट के अंदर कितने कितने नंबर्स जो हैं दिए गए हैं, कौन सा भाग हटाया गया है। तो त्रिभुजों की समरूपता, कसौटियाँ और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ें हटा दी। 6.3 और 6.4 7 नंबर का अध्याय है ये भी। और सेम 5 जैसे ही 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 2, और यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न आपको जो इसमें से इस अध्याय में से आने वाला है। 7 नंबर का अध्याय है। बात करते हैं 7 नंबर जो है किस तरीके से जो प्रश्न अपने को पूछे जा सकते हैं। देखिए समरूप आकृति की परिभाषा, समरूप आकृतियाँ किससे कहते हैं, या उदाहरण भी जो आपको पूछा जा सकता है। समरूप आकृतियों के उदाहरण आपको जो है लिखना रहेगा, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। चलिए एक अंडरलाइन भी कर रखा है मैंने। सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है बहुभुज की समरूपता के लिए। बहुभुज की समरूपता के लिए तो इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि दोनों का एक ही है, त्रिभुज वाला अध्याय है, इसलिए त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबंध जो आपको पूछा जा सकता है। चलिए एक्सरसाइज 6.1 के अंदर जो प्रश्न नंबर 1 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, रिक्त स्थान है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज कौन से समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इनको पूछा गया है। सत्य असत्य में कैसे ही पूछा जा सकता है इनको, इसलिए कोई बात नहीं है। और इसके बाद में जो है समरूपता की परिभाषा, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, इसके लिए प्रतिबंध लिखिए। त्रिभुजों की समरूपता का प्रतिबंध लिखिए। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, तो इसको भी जो है 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। प्रमेय 6.1, क्योंकि 3 नंबर का है तो प्रमेय सिद्ध करना तो पूछेंगे नहीं, कभी इसका कथन पूछा जा सकता है जिसे हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसका एक सवाल जो है अपना जो है पक्का आने वाला है। और इसमें से अब देखिए इसके सवालों में हम बात करें तो उदाहरण नंबर 1 आपको करना है। उदाहरण नंबर 1 के बाद हम आते हैं 6.2 प्रश्नावली के अंदर टिक कीजिए प्रश्न क्रमांक 1, इसका फर्स्ट और सेकंड भाग, इसमें से एक के आने की संभावना जो है बनती है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी जो आप इसमें से कर लीजिए। चलिए 6.4 त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ करके जो है इसमें से कोई भी भाग आपको जो है नहीं पूछा जाएगा, पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है उदाहरण नंबर 7 की संभावना बनती है, लेकिन उसको नहीं करना अपने को, छोड़ दीजिए आप, पूरा कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है। तो ये दोनों प्रश्नावली में से कोई भी प्रश्न अपने को नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम आते हैं किस पर आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, उसे सिद्ध कीजिए।
ये 3 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। और जब हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 11। और प्रश्नावली 6.5 के अंदर, प्रश्नावली 6.5 के अंदर 2 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं आपको कि ये दी गई भुजाएं जो हैं क्या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं क्या। ठीक है, कोई भी एक पार्ट पहले भाग को ही आप करके देख लीजिए। और उदाहरण यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, देखिए तीनों में से एक प्रश्न पक्का आना है 2022 की एग्ज़ाम के अंदर। हो सकता है 4 या 5 में से कोई आ जाए, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर आएगा। और इस एक्सरसाइज का कम से कम जो है 2 प्रश्न या तो 2 नंबर के अंदर ही पूछ सकते हैं और 3 नंबर के अंदर, दोनों के अंदर अथवा करके जो है इसमें एक ऑप्शन प्रश्न जो है इस प्रश्नावली का आना ही आना है पक्का, या आप नोट करके रख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हैं। नंबर 17 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है देख लीजिए। तो नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 7, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए कि वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों को बताइए कि इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो इस प्रकार से बनने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। अगले चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।